वक्फ को लेकर इस समय भारत में काफी जोर शोर से बातें चल रही हैं। और इन सब बातों के बीच में अगर मैं आपको कहूं कि दिल्ली की उग्रसेन की बावली हो या पुराना किला, महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ गोंदिया फोर्ट हो या फिर बुल्डाना की फतेह खेड़ा मस्जिद, अब इन पर वक्फ बोर्ड का दावा खत्म हो जाएगा। यही नहीं, देश में ऐसे 256 राष्ट्रीय स्मारक हैं जिनका वक्फ के हाथ से निकलना लगभग तय माना जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई के एक सीनियर अफसर ने ये बातें कंफर्म भी करी हैं। ये सभी एएसआई संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक हैं जिन पर कि वक्फ बोर्ड ने भी दावा ठोक के रखा है। ये वक्फ बोर्ड को दान में नहीं मिली हैं। इन पर वक्फ के दावे का एक ही आधार है, इसे पहले कभी मुस्लिम धर्म के लोग इस्तेमाल करते थे, इसलिए वक्फ बोर्ड यूजर नियम के तहत बोर्ड ने इसे अपनी प्रॉपर्टी बता दिया। लेकिन अब जबकि वक्फ संशोधन बिल 8 अप्रैल को एक नया कानून बन चुका है, तब नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड को अगले 6 महीने में अपनी सभी प्रॉपर्टीज की डिटेल और डॉक्यूमेंट सेंट्रल ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। अगर वक्फ बोर्ड यूजर वाली प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो उन पर बोर्ड का दावा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और वो एएसआई के पास चले जाएंगे। पोर्टल पर डिटेल अपलोड करने के लिए 6 महीने के बाद फिर एक 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में वक्फ बोर्ड के दावे खत्म हो जाएंगे जहां पर भी उनके कागजात मौजूद नहीं है। नए कानून के मुताबिक अगर प्राचीन स्मारक संरक्षित अधिनियम 1904 या 1958 के संशोधित एक्ट के तहत कोई मॉन्यूमेंट राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित है, वक्फ बोर्ड ने इसके बाद इसे अपनी प्रॉपर्टी घोषित करता है, तो उसे एएसआई संरक्षित ही माना जाएगा। उस पर वक्फ बोर्ड का दावा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में कुछ एक अहम टर्म्स हैं और अहम चीज़ें हैं जो लोगों के जहन में समझ में आना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि किसी भी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन ना हो। तो सबसे पहले तो वक्फ बाय यूज़र का मतलब इसको आपको समझना पड़ेगा कि भाई नए कानून का इसके ऊपर क्या असर होने वाला है। देखिए, हम लोगों ने कई बार वक्फ बाय यूजर और ऐसे स्मारकों पर वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पूर्व सेक्रेटरी डॉक्टर एमआर हक उर्फ डॉक्टर कैसर शमीम ने काफ़ी बातें कही हैं। उनसे पूछा जब गया कि भैया आखिर ये वक्फ बोर्ड यूज़र का मतलब क्या होता है और नए कानून से इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो डॉक्टर साहब का कहना था कि भाई वक्फ बाय यूज़र का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहाँ सदियों पहले से नमाज की जा रही हो या काफ़ी सालों से मुसलमान उस जगह पर उस जगह का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए उस जगह को वक्फ बाय यूज़र माना जाता है। अब नए बिल में यह कह दिया गया है कि सभी प्रॉपर्टी के कागज़ पोर्टल पर अपलोड करना ज़रूरी है। ऐसे में सदियों पुरानी मस्जिदें और जगह सरकारी प्रॉपर्टी हो जाएंगी। इसके अलावा एक और बात ये उठती है कि देश की 256 राष्ट्रीय स्मारकों पर वक्फ और एएसआई दोनों की ओनरशिप के दावे हैं। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए, किस तरह की स्मारकों पर वक्फ बोर्ड का दावा है और साथ ही वो एएसआई के ही संरक्षण में है, ये सब समझने के लिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि चीज़ें आखिर किस तरीके से पैन आउट हुई। तो देखिए, जेपीसी की रिपोर्ट के एनेक्सर जी में ये बात लिस्टेड है। इसमें वक्फ बोर्ड की घोषित प्रॉपर्टियों का नाम एएसआई के रिकॉर्ड के आधार पर दिया गया है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में भी ड्यूअल ओनरशिप का जिक्र किया है। इसमें कुल 256 राष्ट्रीय स्मारकों की लिस्ट है। दिल्ली में उग्रसेन की बावली लिस्ट में 22वें नंबर पर आती है। पुराना किला 30वें नंबर पर आता है। इसमें लिखा है कि पुराना किला इंद्रप्रस्थ के पेड़ों से घिरी सड़कें, गार्डन, किला, कोहना मस्जिद और कई एंट्रेंस भी एएसआई के रिकॉर्ड में हैं। इन्हें वक्फ बोर्ड भी अपनी प्रॉपर्टी बताता आया है। वहीं 212वें नंबर पर महाराष्ट्र के गोंदिया प्रतापगढ़ फोर्ट का भी जिक्र है। एएसआई से महाराष्ट्र के नागपुर सर्कल में वक्फ की प्रॉपर्टी की जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है, उसमें यह पता चला है कि भैया इस सर्कल में राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित कुल 94 स्मारक हैं। इसमें से 5 को वक्फ अपनी प्रॉपर्टी बताता है। इसमें गोंदिया का प्रतापगढ़ फोर्ट, बुल्डाना की फतेह खेड़ा मस्जिद, रोहिन खेड़ा मस्जिद, वर्धा का पैनार किला और अकोला का बालापुर फोर्ट भी शामिल है। अब दिल्ली के स्मारकों की अगर बात करें तो उग्रसेन की बावली में मौजूद मस्जिद पर वक्फ का दावा है। अब यहाँ पर नमाज नहीं होती। एएसआई से इन्फॉर्मेशन जो सामने आई है उसमें बताया गया है कि आखिर कि भैया, इससे पूछा गया था कि भैया आखिर वक्फ बोर्ड ने उग्रसेन की बावली को लेकर अपने रिकॉर्ड में क्या लिखा है। तो इसमें पता चला है कि वक्फ बोर्ड ने इसे मस्जिद डेली रोड नाम से लिखा है। 16 अप्रैल 1970 को वक्फ बोर्ड ने इसे अपनी प्रॉपर्टी घोषित किया था। और जब इस मस्जिद पर को आप यहाँ पर देखेंगे या यहाँ पर आप समझेंगे तो मस्जिद और बावली दोनों एक साथ ही हैं। दोनों बिल्कुल सटे हुए हैं। मस्जिद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यहाँ लगे एएसआई के बोर्ड में उग्रसेन की बावली का इतिहास भी लिखा है। उस पर मस्जिद का भी जिक्र है। बोर्ड पर लिखा है कि बावली का निर्माण अग्रवाल समुदाय के पूर्वज राजा उग्रसेन ने कराया था।
इसके पश्चिम में 3 एंट्री गेट वाली एक मस्जिद है। इसे 4 खंभों पर बनाया गया है। इसकी छत व्हेल मछली की पीठ की तरह दिखाई देती है और दीवारों पर चैत्य आकृति की नक्काशी है। मस्जिद का एक खंभा जर्जर होकर टूट भी चुका है। अब यहाँ पर जो मौजूद लोग रहते हैं या जो चीज़ें जो यहाँ पर होती हैं कि भैया क्या, उनसे जब बात करी गई कि भैया क्या इस मस्जिद में अभी नमाज अदा होती है, तो उसके जवाब में वहाँ के लोगों का कहना था कि भैया वो पिछले कई साल से वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कभी ऐसा कुछ होते नहीं देखा। आसपास के लोगों और दुकानदारों ने भी इसी बात को दोहराया कि उन्होंने यहाँ पर कभी नमाज होते हुए तो नहीं देखी। अब बात करें पुराने किले की, तो ये जो पुराना किला है, यहाँ एएसआई की रिपोर्ट से पता चलता है कि भैया पुराना किला में कोहना मस्जिद है। इसके आधार पर 16 अप्रैल 1970 को वक्फ ने इसे अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर रखा है। हालांकि इसमें कितना एरिया वक्फ बोर्ड के हिस्से में है, रिकॉर्ड में इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों का भी इस बारे में काफ़ी कुछ कहना है। अब देखिए, वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, खुले तौर पर तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन उनका कहना है कि भैया 1970 में वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित होने के बाद कई बार सर्वे हुआ, मीटिंग के जरिए भी एरिया को लेकर बात हुई, लेकिन किसी भी संबंधित सरकारी विभाग ने इसमें गंभीरता नहीं दिखाई। इसलिए ये कहा जाता है कि पुराना किला वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, जबकि ऐसा नहीं है। आप कुछ और लोगों से जब वक्फ बोर्ड के पास पता किया गया कि भैया क्या इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो जवाब में बताया गया कि ये वक्फ बाय यूज़र नियम के तहत वक्फ की प्रॉपर्टी है। आप समझ गए होंगे वक्फ बाय यूज़र क्या होता है। दरअसल पुराने किले में मस्जिद से 50 किलोमीटर दूरी पर श्री कुंती देवी का एक मंदिर भी है, जो कि जर्जर हालत में है। मतलब इस बारे में आप और देखेंगे तो पुराना किला परिसर में ही यह मंदिर भी देखा जाता है। वहाँ मंदिर की देखरेख करने वाली एक बुजुर्ग मुनि देवी भी है। मंदिर के बारे में जब उनसे बात करी गई, तब उन्होंने कहा कि द्वापर युग में माता कुंती सामने वाली बावली में स्नान कर यहाँ पर शिव और दुर्गा की पूजा करती थी, इसीलिए इस मंदिर का नाम भी श्री कुंती देवी माता मंदिर है। हमारा परिवार कुंती देवी मंदिर में ही रहता है। कई पीढ़ियों से हमारा परिवार इस मंदिर की सेवा करता आ रहा है। हमारे दादा ससुर भी यहीं पर थे, उनके पूर्वजों ने भी इस मंदिर की सेवा करी। मंदिर का रिनोवेशन ना होने को लेकर हमने पुराना किला में मौजूद एएसआई के एक सीनियर अधिकारी से बात करी, तो वो बताते हैं कि भैया अभी मंदिर को लेकर केस कोर्ट में पेंडिंग है। मंदिर परिसर में रहने वाला परिवार ही उसका और मालिकाना हक की मांग कर रहा है, इसलिए फैसला आने के बाद ही मंदिर की मरम्मत का काम शुरू हो पाएगा। वहीं अगर प्रतापगढ़ के किले की बात करें, तो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने एएसआई को अपनी प्रॉपर्टी की जो डिटेल भेजी है, उसमें गोंदिया किले का नाम है। गोंदिया के प्रतापगढ़ किले को एएसआई ने 1922 में संरक्षित किया था। इसे हिंदू राजा ने बनवाया था। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने 2004 में जब इसे अपनी प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज किया, तो इसे ख्वाजा उस्मान गनी हसन दरगाह सोसाइटी प्रतापगढ़ बताया। असल में ये दरगाह और प्रतापगढ़ किला दोनों आसपास है, इसलिए कागजात में प्रतापगढ़ का किला भी वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में आ गया है। इसी तरीके से महाराष्ट्र के वर्धा का पनौर किला भी वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में है। एएसआई की रिपोर्ट में इसे 31 मार्च 1932 को संरक्षित स्मारकों में शामिल किया गया था। 5वीं शताब्दी में यह किला हिंदू राजा प्रवर सेना ने बनवाया था। एएसआई से मिले डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि 2004 में वक्फ ने इसे अपनी प्रॉपर्टी घोषित किया था। श्री सैयद वाहिद अली के नाम से इसे महाराष्ट्र स्टेट गजट नोटिफिकेशन के पेज नंबर 37-47 पर घोषित किया गया है। अगर हम ड्यूअल ओनरशिप वाली बात करें, तो एएसआई इसको लेकर कैसे काम करता है। अगर किसी राष्ट्रीय स्मारक पर एएसआई के साथ साथ वक्फ या फिर किसी और संस्था की ड्यूअल ओनरशिप हो, तो किस तरह की परेशानियां आती हैं, इसे समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर देश में ऐसी कितनी संरक्षित स्मारक हैं, वक्फ बोर्ड और एएसआई की ड्यूअल ओनरशिप में कितने स्मारकों की पहचान करी गई। तो 1861 में एएसआई संस्थान बना था। पहला एक्ट आया था इसका, द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 में बना। इसके तहत बहुत से स्मारकों को संरक्षण मिला था। फिर देश की आज़ादी के बाद 1951 में संरक्षित स्मारकों की एक नई लिस्ट बनाई गई। अभी पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एएसआई संरक्षित स्मारक करीब 3696 है। अभी हाल ही में जेपीसी रिपोर्ट बनाई गई थी, उसमें वक्फ बोर्ड और एएसआई के ड्यूअल ओनरशिप वाले स्मारकों की गिनती 250 से ज़्यादा थी, करीब 256 के आसपास थी। इनके अलावा भी देश में कई जगहों पर मंदिर और दूसरे धर्म के प्रतिष्ठानों में भी ड्यूअल ओनरशिप पाई गई है। अब एक बात ये भी आती है कि भैया वक्फ प्रॉपर्टी पर शिकायत करते ही कमिश्नर की जांच पूरी होने तक रोक, ये एक बड़ी खामी है। देखिए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नए कानून का सबसे ज़्यादा असर किस तरह से पड़ेगा, क्या बदलाव होने वाला है, इसी के ऊपर अगर हम समझें तो नए कानून के मुताबिक अब कलेक्टर से सीनियर अधिकारी यानी कमिश्नर वक्फ मामलों का सर्वे करेंगे। नए कानून में अब कोई भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर उसके खिलाफ दावा कर सकेगा। अगर वो दावा करता है कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, तो उसे संज्ञान में लेकर कमिश्नर जांच करेंगे। जब तक जांच चलेगी तब तक उस प्रॉपर्टी पर वक्फ का अधिकार नहीं रहेगा, यानी कि वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का दावा नहीं ठोक सकता है या कुछ और नहीं कर सकता। ये जांच जब तक पूरी होगी, इसकी कोई तय सीमा दी नहीं गई है।
यानी फैसला लाने में सालों साल भी लग सकते हैं। ऐसे में अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी में कोई किराएदार रह रहा हो और उसे उस संबंध में कमिश्नर के पास जाकर दावा कर दे कि भैया ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, तो फैसला होने तक उसे वक्फ को किराया भी नहीं देना पड़ेगा। फिर आप मतलब ज़रा सोच कर देखिए कि वक्फ बोर्ड को खर्च चलाने के लिए राजस्व कैसे आएगा। इसी तरह के काफ़ी सारे सवाल इस समय उठ रहे हैं। अभी सुनवाई चल रही है, देखते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या कुछ फैसला आता है।